हेलो, वेलकम टू ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस। आज मैं आप लोगों के साथ एनक्लेक्स आरएन में जो 1 अप्रैल 2026 को जो चेंजेस होने जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट करना चाहती हूँ। बहुत सारे नर्सेज की क्वेरीज थी। चूंकि ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस की अपनी एक ऑनलाइन एकेडमी है और हम लोग इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचाई जाए, तो आज मेरा जो कंटेंट है वो इसी के ऊपर है। सो प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों के जो क्वेरीज और क्वेश्चंस हैं वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगे कि 2026 अप्रैल 1 से क्या होने जा रहा है। बेसिकली आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि एवरी 3 इयर्स एनसीएसबीएन कुछ जो है वो चेंजेस करता है एनक्लेक्स आरएन के एग्जाम्स में, समटाइम्स मॉड्यूल्स में, समटाइम्स स्ट्रक्चर्स में, समटाइम्स जैसे 2023 में आपको पता है कि एनजीएन यानी कि नेक्स्ट जनरेशन एनक्लेक्स का लॉन्च हुआ था, जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, केस स्टडीज आ रही थी। इसी तरह 2023 में कुछ कंटेंट टॉपिक्स के हिसाब से या आपको हॉस्पिटल के रूम से आउटसाइड जो है वो जज किया जा रहा है एनक्लेक्स के अंदर कि आप किस तरीके से हेल्थ इक्विटी, अनबाइसनेस, कल्चर सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन कंट्रोल के अंदर जैसे कि प्रिवेंशन को बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया गया है। इस तरह के कुछ सिनेरियोज आपको दिए जाएंगे और उसके बारे में बात की जाएगी। तो राइट नाउ वी विल स्टार्ट लाइक द अप्रैल 1 2026, जो कि मैंने एनसीएसबीएन की गाइड से ये सारी इन्फॉर्मेशन जमा की है और आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। So today I will gonna update some importance about the important updates about the NCLEX RN changes in 2026 from 1st April। तो ये उन लोगों के लिए भी है जो 1 अप्रैल के बाद अपने एग्जाम को बुक किया है या देने वाले हैं। तो प्लीज आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कि जो लोग 31 मार्च तक दे रहे हैं और उसके बाद खुदा ना खास्ता वो लोग फेल हो जाते हैं किसी कारण से, तो तब भी ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या चीजें चेंज नहीं हुई है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि 2026 अप्रैल 1 को एक र्यूमर था या ये डिस्कशन चल रहा था कि प्रॉक्टर एग्जाम के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी कि घर से बैठ के आप एग्जाम दे सकते हैं, विच इज नॉट अप्रूव्ड बाय एनसीएसबीएन। सो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको घर में बैठ के एनक्लेक्स देने की कोई इजाजत नहीं मिल रही है, आपने सेंटर से ही अपना एग्जाम बुक करवाना है। सेकेंडली, कोर कंटेंट में कोई चेंजेस नहीं आ रही है। एनजीएन सेम रहेगा। सिनेरियोज में आपको एनजीएन में जो है वो जजमेंट मॉडल, क्लिनिकल जजमेंट मॉडल का यूज करना होगा। अगर आपको पता है क्लिनिकल जजमेंट मॉडल क्या है तो इनफ। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। क्लिनिकल जजमेंट मॉडल को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, तो जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में जो है आपको क्लिनिकल जजमेंट मॉडल का यूज करना होता है, जिसके 6 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था रिकॉग्नाइज क्यूज है, आपका एनालाइज क्यूज है, आपकी प्रायोरिटाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, फिर आपका जो है वो जनरेट सॉल्यूशंस हैं, फिर आपको एक्शन लेना होता है, उसके बाद आपका इवैल्यूएशन और आउटकम होता है। इसी बेसिस पे आपका क्लिनिकल जजमेंट मॉडल जो है वो रिलाई करता है। और आपका ये जजमेंट मॉडल चेंज नहीं हो रहा है, ये रिमेन सेम रहेगा। इसके अलावा स्कोरिंग का कोई ड्रामेटिकली चेंज नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपका जो है मोर फोकस जो वो लोग कर रहे हैं वो इक्विटी, अनबाइसनेस, हेल्थ इक्विटी, अनबाइसनेस, कल्चरल सेंसिटिविटी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन पे इस दफा बहुत ज्यादा एम्फोसाइज किया है, और डिजिटल इक्विपमेंट की सेफ्टी और उसका यूज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए हम लोग 1 बाय 1 चलते हैं कि क्या चीजों की चेंजेस आई है और इसका मतलब क्या है जो चेंज हो रहा है। सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल पे जो उन्होंने एम्फोसिस किया है, ज्यादातर वो प्रिवेंशन के ऊपर एम्फोसाइज किया है, ठीक है। तो उनका मेन मकसद एम्फोसाइज प्रिवेंशन पे किस चीज के लिए करना है, और साथ में उन्होंने डिजिटल जो मशीन्स है उसके यूज के ऊपर भी बात की है। तो उसमें बेसिकली वो आपको क्या चेक करेंगे, तो जैसे कि उन्होंने नाम में अपने बतौर बताया कि सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी एंड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें वो बेसिकली आपको क्या चेक करेंगे, इट्स नॉट ट्रीटिंग अबाउट द इन्फेक्शन, इट्स टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन बिफोर इट हैपन्स। तो मेनली वो आपको ये चेक करेंगे। तो एनक्लेक्स में जैसे कि वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, जैसे कि कोई पेशेंट है, वो स्मार्ट आईवी पंप उस पे यूज हो रहा है और उसको फ्लूइड्स रन कर रहा है थ्रू आईवी, ठीक है। तो अब हम इसमें एनक्लेक्स में वो हमें क्या देख सकते हैं, जैसे कि हम ये बात कर सकते हैं कि जैसे पहले हम परफॉर्म हैंड हाइजीन पे बात करते थे, लेकिन अब वो हैंड हाइजीन से हटकर जैसे कि स्टरलिटी की ब्रेकिंग,
एसेप्टिक टेक्निक्स, ठीक है। और फिर अगर आप कोई पंप यूज कर रहे हैं तो उसकी क्लीनिंग के बारे में बात कर सकते हैं, उसके की पैड्स की क्लीनिंग की बात कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। और अगर दो पेशेंट्स के दरमियान कुछ यूज हो रहा है तो उसको किस तरह से क्लीन करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो सम अप करूंगी मैं इसके बारे में कि एनक्लेक्स आपको टेस्ट करता है जैसे परफॉर्म हैंड हाइजीन बिफोर द टचिंग पम्प्स, डिसइंफेक्शन पम्प्स, की पैड्स रेगुलरली, और फिर उसके बाद दो पेशेंट्स के दरमियान आप किस तरह से, उसकी क्या पॉलिसी है, आप किस तरह से यूज करते हो अपनी एसेप्टिक टेक्निक को, एंड ट्यूबिंग चेंज की पॉलिसी आपको पता होनी चाहिए कि अगर नॉर्मल फ्लूइड्स है तो उसमें ट्यूबिंग कब चेंज करते हैं, किसी को पेरेंट्रल न्यूट्रिशन जा रहा है तो उसकी ट्यूबिंग चेंजेस किस तरीके से होती है, उसका क्या टाइम पॉलिसी है आपके हॉस्पिटल के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और आप अपनी डेफिनेटली आईवी साइड को चेक करोगे, सेंट्रल लाइन है तो उसके चेकिंग प्रोसेस डिफरेंट है, अगर आईवी लाइन है तो उसमें इन्फिल्ट्रेशन या फेलेबाइटस है तो उसकी स्कोरिंग डिफरेंट है। तो ये तमाम चीजें आपको क्या चीज का इशारा देती है, एनक्लेक्स में क्या टेस्ट कर रहे हैं, इसमें वो आपको टेस्ट कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉम दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें हम डिजिटल यूज की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं इन्फेक्शन के जो है ना प्रिवेंशन की बात करें कि हम डिवाइस से रिलेटेड उसकी क्लीनिंग, डिसइंफेक्शन, सब चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजिटल यूज। अब जैसे आप जो चीज भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका डिजिटल यूज आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये फॉल करता है अंडर कॉन्फिडेंशियलिटी कि जो भी डिजिटल मशीन है उसके अंदर एक डेटा होता है। जैसे आईवी स्मार्ट पंप से तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग होती है, ठीक है, वो भी एक कॉन्फिडेंशियल होती है कि ये चीज अगर आप अपना पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो ये पासवर्ड सिर्फ आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक पेशेंट है वो ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर रहा है अपने डिवाइस से, ठीक है, लेकिन अब आपको जो है वो इसको उनको क्या टीचिंग, अप्रोप्रिएट टीचिंग आप दे सकते हैं डिजिटल सेफ्टी के हिसाब से, कि जैसे अगर वो यूज कर रहा है अपना कोई भी डिवाइस अपनी ग्लूकोज मॉनिटरिंग को, तो हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आप अपना पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, आप अपनी हेल्थ इन्फॉर्मेशन को जो है वो सोशल मीडिया पे अपडेट ना करें या उसको शेयर ना करें। अगर आप वाईफाई यूज कर रहे हैं तो पब्लिक वाईफाई ना यूज करें, अपना जो है वो प्राइवेट वाईफाई यूज करें। और इसके अलावा जो है वो अपनी प्रोटेक्ट पर्सनल हेल्थ इंफॉर्मेशन के बारे में जो भी इसके अंडर में आता है तो हम उसको उस हिसाब से टीच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर डिजिटल का जो है वो इसमें इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में नहीं आ रहा है, ठीक है डिजिटल है यूज ऑफ आईवी पंप्स या उनका ग्लूकोमीटर, बट यहाँ पे सेफ्टी की बात हो रही है, ठीक है, पेशेंट के डेटा लीक होने की बात हो रही है। तो यहाँ पे साइबर क्राइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉमन है, तो इसलिए इन्होंने डिजिटल यूज की सेफ्टी या डिजिटल सेफ्टी के बारे में बात की है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डिजिटल सेफ्टी क्यों जरूरी है और साइबर क्राइम के में इसका कितना रोल अदा करती है ये इसकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो कल्चरल बिलीव्स एंड बायस आ जाता है, जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अनबाइस्ड केयर, हेल्थ इक्विटी, कल्चरल एंड सेंसिटिविटी, और फिर उसके बाद सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, ठीक है। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कल्चरल सेंसिटिविटी की बात करिए या रिलीजन बेस्ड बात कर रही है तो उसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक मुस्लिम पेशेंट है, उसको प्रिफर्ड है कि उसको जो नर्स मिले वो उसी के जेंडर का मिले, तो विच इज अप्रोप्रिएट, मतलब उसका एक रिलीजन बिलीफ भी है और उसका कल्चरल प्रैक्टिस भी है। तो ऐसे में एक नर्स को एनक्लेक्स से रिलेटेड वो क्या असेस करेगा, वो ये असेस करेगा कि जितना अकोमोडेट हो सकता हो इफ पॉसिबल उसको अकोमोडेट करना चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट को कोई जजमेंट नहीं करना है, उसकी रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, ठीक है, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना है और अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन करनी है। सो विच इज कॉल्ड लाइक कल्चरल सेंसिटिविटी। अब हम बात करते हैं सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ की। तो आपको पता है सोशल डिटर्मिनेंट्स में क्या चीज आ जाती है, लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड आ जाता है, ट्रांसपोर्ट की नॉन अवेलेबिलिटी आ जाती है, फूड की नॉन अवेलेबिलिटी आ जाती है, और इसके अलावा एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं होता है, लैंग्वेज बैरियर्स हो सकते हैं। तो इस तरह के कंपोनेंट सोशल डिटर्मिनेंट्स में आ सकते हैं। तो जैसे अगर आपको एक एग्जांपल, एक पेशेंट बोलता है कि मुझे उसको हाइपरटेंशन है बट उसको जो है वो मेडिसिन खरीदने के उसके पास वसाइल नहीं है, तो एज अ नर्स आप उसमें क्या क्या ऑप्शंस इंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे आप उसको सोशल वर्कर के पास भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बहुत कॉमन ट्रेंड है कि सोशल वर्कर जो है वो इस तरह के लो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स को जो है वो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं या कम्युनिटी रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में हम उनको कोई ऐसा क्लिनिक जो लो कॉस्ट पर हो उसको हम एज अ रिसोर्स उनको सजेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम उनको लाइफस्टाइल की चेंजेस पे जितना एजुकेट कर सकते हैं वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। उस पेशेंट के लिए हम एज अ एडवोकेट काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे एक्विटी एंड एक्सेस ऑफ
एक्सेस टू केयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनक्लेक्स यहाँ पे इक्विटी एंड एक्सेस टू केयर को देख रहा है कि आप उसको किस तरीके से जज कर रहे हैं। यहाँ जजमेंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किस तरीके से आप क्रिटिकल थिंकिंग सोच रहे हैं, ठीक है। ऐसा मैं बोल सकती हूँ कि आप इसमें कितना क्रिटिकली सोच रहे हैं कि एक पेशेंट है, उसके पास वसाइल नहीं है, तो आप एज अ रिसोर्स पर्सन उसके लिए किस तरह फायदेमंद हो सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका अनबाइस केयर। तो अब अनबाइस अपने नाम से ही एक पहचान है कि आप किसी को भी ऐसी केयर प्रोवाइड कर रहे हो जिसमें कोई स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी को भी ट्रीट कर रहे हो तो उसमें आपकी पर्सनल जजमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी आपको पता है कि पहले हम सब्सटेंस अब्यूज के बारे में बात करते थे, अब उन्हें अब्यूज का वर्ड निकाल के जो है वो मिस यूज रख दिया है, ताकि ये अब्यूज जो है ना वो एक ब्लेमिंग वर्ड है, तो उन्होंने उसको रिप्लेस करके मिस यूज कर दिया। तो अब एनक्लेक्स क्या करेगा, तो इसमें यह है कि नर्स मस्ट नॉट अलाउ पर्सनल बिलीव्स टू अफेक्ट पेशेंट ट्रीटमेंट। और इसमें एनक्लेक्स की एग्जांपल के तौर पे हम ये ले लेते हैं कि एक पेशेंट है, उसको हिस्ट्री ऑफ सब्सटेंस मिस यूज की, हम अब्यूज बात नहीं करेंगे, सब्सटेंस मिस यूज, दिस इज गोइंग टू हैपन इन 2026 के अब्यूज को रिप्लेस करके मिस यूज किया है, वो आपको रिपोर्ट कर रहा है कि उसको सीवियर पेन है, ठीक है। तो इनकरेक्ट थिंकिंग हमारी क्या होगी, अगर हम सोचते हैं कि पेशेंट इज ड्रग सीकिंग means you are blaming the person, you are blaming the patient, तो which is wrong, it's incorrect thinking। करेक्ट थिंकिंग क्या है आपकी, कि आप उसका पेन असेस करोगे ऑब्जेक्टिवली कि उसको कितना पेन है, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट क्या है, आप पेन स्केल जो अप्रोप्रिएट है वो यूज करेंगे। अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने उस स्केल के हिसाब से ऑर्डर दिया है तो वो आप फॉलो करेंगे, और आप उसके रिस्पॉन्स को भी मॉनिटर करोगे जो आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, विच इज योर क्लिनिकल जजमेंट मॉडल ऑल्सो, जिसमें आप इवेल्युएट करते हो पेशेंट के पेन रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो इस तरह आपकी अनबाइस केयर होगी। और आपको एनक्लेक्स क्या इसमें मॉनिटर करता है कि आप किसी को लेबल या स्टिग्मा नहीं दो, ठीक है। आप फेयर जजमेंट करो, फेयर डील करो, तो ये अनबाइस केयर हो जाती है। और इसमें अनदर एग्जांपल एक और भी मैं दे सकती हूँ कि जैसे ट्रांसजेंडर यहाँ बहुत कॉमन है, तो अगर कोई ट्रांसजेंडर यहाँ पे एडमिट हो रहा है तो आप इसको रिस्पेक्टफुली डील करें, उसका जो नाम है उसको सही से प्रोनाउंस करें, उसको नाम से पुकारें। अगर मिस्टर एंड मिसेस का नहीं पता है तो इट्स फाइन, गो विद द नेम, गो विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। फिर आप उनको करेक्ट नर्सिंग अप्रोच कर सकते हैं, उसमें आप उसके डिग्निटी को मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंडली आप उसको रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन के साथ जो है वो डील कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें आती अनबाइस केयर में। तो आई होप कि आपको अनबाइस केयर भी अच्छे से समझ आ गई होगी कि आपको इसमें क्या करना होगा अगर आपके पास इस तरह से है। तो इसका मतलब कोर कंटेंट चेंज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हॉस्पिटल के रूम से बाहर जाके आपको कम्युनिटी लेवल पे भी सोचने की। अब नेक्स्ट है हेल्थ इक्विटी, ठीक है। हेल्थ इक्विटी में क्या है एग्जैक्टली, हेल्थ इक्विटी क्या है? इक्विटी से मतलब बराबरी, हेल्थ में हर चीज को बराबर लेकर चलना। तो कैसे? तो इसकी एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं कि एवरी पेशेंट टू गेट अ फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ आउटकम, ठीक है। उसमें आप रिगार्डलेस ऑफ रेस ले लो, इनकम ले लो, रिलीजन ले लो, जेंडर ले लो, लैंग्वेज ले लो, या कोई भी बैकग्राउंड ले लो, ठीक है। उन सबको फेयर डील करना है, हेल्थ इक्विटी बराबर रखनी है। तो इसमें क्या, इट डज नॉट मीन दैट कि आपको सबको बराबर एक ही केयर देनी है, ठीक है। इट डज नॉट मीन दैट यू आर गिविंग एवरीवन द सेम केयर, बट we need to be make sure it means that you are giving a patient what they need to reach the maximum health outcome, ठीक है। कि उसको क्या जरूरत है उसके हिसाब से उसको देना है, उसके हिसाब से उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, विच इज कॉल्ड हेल्थ इक्विटी। फिर मैं मेंशन करूंगी जो एनसीएस बोल रहा है, इट डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम केयर, इट मीन्स गिविंग पेशेंट व्हाट दे नीड टू रीच इक्वल आउटकम्स, ठीक है। तो इसमें हमको एनक्लेक्स क्या एग्जांपल देता है हेल्थ इक्विटी के बारे में, जैसे कि एक पेशेंट है, वो डायबिटिक है, ठीक है, और वो डिस्चार्ज हुआ है इंसुलिन के ऊपर। अब उसके पास घर में फ्रिज नहीं है, ठीक है, ये एक हो गया। और फिर इसके बाद हम ये कह सकते हैं उसका लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, तो वो वाकई फ्रिज नहीं खरीद सकता है, लिमिटेड इनकम है, उसको ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो क्लिनिक में जाके अपना फॉलो अप कर सके। तो ऐसे में हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या हो सकती है? अगर हमें एनक्लेक्स पूछता है तो ऐसे में हमारी नर्सिंग प्रायोरिटी क्या हो सकती है? तो करेक्ट थिंकिंग हमारी क्या होगी कि हम उसके लिए अरेंज कर सकते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको हम सोशल वर्कर के पास भेज सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इंसुलिन को किस तरह से स्टोरेज करना है इन केस अगर कोई फ्रिज ऑप्शन नहीं है तो
या प्रोवाइड कर सकते हैं उसको लो कॉस्ट क्लिनिक के जो है वो एड्रेस के बारे में, ताकि वो अपना फॉलो अप वहां से जाके कर सके। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इज हेल्थ इक्विटी। एंड इसमें हम पेशेंट के बेसिकली बैरियर्स को रिमूव करते हैं। ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है तो हम उसको ट्रांसलेटर का अरेंज करके दे सकते हैं, तो वो हम उसका हेल्थ इक्विटी पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, बेसिकली उसको क्या जरूरत है वो सॉल्व कर रहे हैं। केयर सबको बराबर नहीं देनी। अगर एक को लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली दूसरे का लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होगा। तो इस तरह जिसको जिस चीज की नीड है हमें वही चीज के ऊपर रहकर बात करनी है। तो आपको इस तरह के सिनेरियोज मिल सकते हैं जिसमें आपको इसी तरीके से डील करना है। So nurses, this is all about 2026 NCLEX RN changes going to happen from 1st April 2026. So I would say that NCLEX is not harder in 2026. It's just focused on more realistic because they wanted to think like a safe nurse, unbiased nurse, and prevention focused nurse in the modern health society or in the modern healthcare. तो स्टे कनेक्टेड विद ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस। और अगर किसी को हमारी ऑनलाइन एकेडमी के लिए असिस्टेंस चाहिए या उसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो प्लीज हमारा नेक्स्ट सेशन विल बी गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम दी अप्रैल फर्स्ट वीक। हमारी जो रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज हो जाती है मार्च के अंदर। और अगर आप लोग कंटिन्यू सेशन भी लेना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मजीद मालूमात के लिए आप हमारी ये दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बता सकें। थैंक यू एंड गुड लक गाइस।